चलिए, जो आज की क्लास है वो हम सिनेक्डकी पे लेने जा रहे हैं। जो हमारी पिछली क्लास थी वो मिटोनमी पे थी और एक बेसिक डिफरेंस हमने मिटोनमी और सिनेक्डकी के बीच जानने की कोशिश की थी। हालांकि उस बेसिक डिफरेंस के बाद मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। फिर भी बहुत सी चीज़ें रहेंगी। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, कभी भी इस बात को मत सोचिएगा कि एकदम कोशिश हम कर रहे हैं 100% सारी आपके कन्फ्यूजन दूर करने की। लेकिन फिर भी फिगर ऑफ स्पीच इतना भी आसान नहीं है, तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ डाउट के अंश आपके बच जाएंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर कोई चीज़ यहाँ डिस्कस नहीं हो पाई या कोई दिक्कत है तो एकदम हड़बड़ी में नहीं रहना है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे ग्रुप में या मुझे पर्सनली भेजिएगा कि सर ये वाली चीज़ जो है आप ऐसे बोल रहे थे, लेकिन ये एग्जाम्पल कहीं पे ऐसे दिया हुआ है, लेकिन विद प्रूफ। ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी आप बोल रहे हैं। जैसे अगर कहीं आपको लगे कि नहीं ये वाला एग्जाम्पल सिनेक्डकी का है, लेकिन सर इसको मेटाफर का उसको बता रहे थे मिटोनमी का, या ये मिटोनमी का है, ये सिनेक्डकी का हो सकता है। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे ऐसे एग्जाम्पल को पर्सनली मैसेज भेजेंगे और साथ ही साथ जहाँ पे भी ये लिखा हो कि ये मिटोनमी है या सिनेक्डकी है ऐसा, और आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे भेजेंगे। तो आप लोग मतलब आप ये समझिए कि अगर अब नहीं सीखे तो फिर कभी नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा, अभी तक आप लोग बचपन से ना यही तो चीज़ करते आए हैं कि केवल थ्योरी पढ़ते आए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ जब एग्जाम्पल आते हैं तो आप आज भी आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये मिटोनमी है कि सिनेक्डकी है कि मेटाफर है कि क्या है। ये कन्फ्यूजन तब तक बना रहेगा जब तक कि आप खुद से कोशिश न करें। तो जब भी कोई फिगर आप स्पीच पढ़ा लिया जाए तो ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम तो ऑलरेडी आपको बहुत खोज के दिखा रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ खोजें, और स्पेशली वहाँ से खोजें जिन राइटर्स को आप पढ़ चुके हैं इन योर फ्री टाइम। अब आप में से कई लोग बिजी हैं, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं 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 आपको खोजना एकदम जरूरी, नहीं खोजेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। बस हम ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपके पास थोड़ा भी समय फ्री है तो आप अपने आप को इसमें डुबाइए लिटरेचर में, और जितना ज़्यादा आप खोज के पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को सर्च करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका लाभ होगा और आपके लिटरेचर पे एक अच्छी पकड़ बनेगी। क्योंकि आप जानते हैं पूरा लिटरेचर ही फिगर ऑफ स्पीच का खेल है ना। क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच जिस राइटर ने यूज किया है, ज़्यादा यूज किया है, रेटोरिक एंड प्रोजिडी नाम आप लोग सुने होंगे। तो रेटोरिक एक तरह से फिगर ऑफ स्पीच ही होता है, और जो प्रोजिडी होता है वो लैंग्वेज को किस प्रकार से एक सिस्टम से क्रमबद्ध तरीके से उसमें रिदम आता है ना, राइमिंग स्कीम होती है। किस प्रकार से रिदम होता है, किस प्रकार से कभी अनएक्सेंटेड कभी एक्सेंटेड लाइन वर्ड्स का यूज करते हैं, सिलेबल का यूज करते हैं। ठीक है, यही तो है पोइट्री है। तो अगर ये चीज आपको आ गया तो फिर आप समझ लीजिए काफी पोइट्री आ गई। जब आप पोइट्री की लाइन पढ़ें और लाइन को पढ़ के आप समझ जाए अरे इसमें तो हीरोइक कपलेट है, इसमें तो ब्लैंक वर्स है, इसमें तो फ्री वर्स है, तो फिर आप वास्तव में सीखने लगे। और आप ये समझिए कि हम लोग मैक्सिमम जो हम इंडियंस हैं, जब हम पढ़ते हैं तो पोइट्री को उस तरह पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि हम हमारी वो मदर टंग न होने की वजह से हम सिलेबल का बहुत अच्छे से पहचान नहीं कर पाते। फिगर ऑफ स्पीच भी जो इजी वाले हैं वो तो पहचान कर लेते हैं, लेकिन जब वही डिफिकल्ट लेवल में चला जाता है तो हमारे लिए कठिन हो जाता है। जैसे मेटाफर का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, तो ये सब में दिक्कत होने लग रहा है क्योंकि आप वास्तव में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ ड्रिंक जो है ये यहाँ पे वाइन इसके साथ छुपा हुआ है, और वाइन की तुलना की गई है लाइफ से। तो जिस प्रकार वाइन को एंड करता है राइटर, वाइन को हम एंड करते हैं, एंड तक पीते हैं, वैसे ही वहाँ पे यूलिसेस लाइफ को एंड तक एंजॉय करना चाहता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। वन बाय वन पढ़ेंगे तब सीखते जाएंगे, रिवीजन करते रहिए, तब आप दूसरों से अपने आप को अलग खड़ा कर पाएंगे। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अभी भी टीजीटी की वैकेंसी आनी बाकी है, यानी हमारे पास पूरा समय है खूब सीखने का। हम आपको पूरी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हमने देखिए शेक्सपियर के लिए एक स्पेशल क्लास रखा है 3 घंटे का, ताकि हम शेक्सपियर को जो पीजीटी वाला बैच है वहीं पे कंप्लीट करने की कोशिश करें 3-3 घंटे पढ़ा के स्पेशल में। और आप लोगों में जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, आपने जैसे अभी से आपने बैच ज्वाइन किया है, तो जो पहले की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे भी रिवीजन कराएंगे बहुत अच्छे से। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे हम मिल्टन, गाल्सवर्दी और वर्ड्सवर्थ पे तो बहुत अच्छी क्लासेस 20-20 क्लासेस
कम से कम होंगी। तो बहुत अच्छी क्लासेज होने वाली हैं, बस आप लोग मन लगा के पढ़ें और जो भी चीज़ दिया जाए उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करें। तो अब हम आते हैं अपने वर्ड पे सिनिक डकी पे। ये मैंने यहीं से ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ ठीक दिख रहा था। तो आप यहाँ पे देख लें कि जो सिनेक डकी वर्ड है, एक सेकेंड बस रुक ले, मैं वो ऑन कर लूँ, करना मैं भूल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिनेक्डकी को फिलहाल डेफिनेशन तो बहुत वो चीज़ हम देख लेंगे बाद में कि इसने अब फिगर ऑफ स्पीच यूनिट इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। अक्सर मतलब यही सिनेक्डकी के डेफिनेशन के रूप में हर जगह मिलता है। तो ये ध्यान रखना, ये बार बार हमसे यही बात करने की कोशिश कर रहा है कि फिजिकल अटैचमेंट होना चाहिए, यानी जिस चीज़ की हम बात करें वो चीज़ भाई या तो पूरी तरह से हो तो छोटे की बात करें, या थोड़े में हो तो पूरे की बात करें, वो अभी हम देखते रहेंगे। पहले तो हम इसका देख लें कि ओरिजिन किस वर्ड से हुआ है। तो ये ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है। ग्रीक में देखिए सिनेक सुनेक डके स्पेलिंग कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये ग्रीक वर्ड है। इसको जब हम तोड़ते हैं तो यस यन सन मतलब होता है टुगेदर। और उसके बाद से जो है ये जो वर्ड है इसका मतलब है टेकअप। तो जब हम किसी चीज को टुगेदर मतलब एक साथ लेते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है सिनेक्डकी। तो ये तो लैटिन वर्ड है और इसको हम ग्रीक वर्ड है, फिर बाद में लैटिन में आया और फिर बाद में लेट में आप देख रहे हैं कि ये मिडिल इंग्लिश में इस तरह यूज किया जाने लगा सिनेक्डकी। तो ये क्लियर हो गया कि ये लैटिन वर्ड जो है सिनेक्डकी से लिया गया है। अगर उसको हम तोड़ते हैं तो सन मतलब टुगेदर, और ये इकेंसेंस जो भी इसको पढ़ेंगे काफी बड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब टेकअप हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे और बढ़िया से क्लियर हुआ है स्पेलिंग। तो इसे आप लोग ऐसे बना लें, ठीक है। तो ये क्लियर है कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ओरिजिन क्या है ग्रीक वर्ड है, बाद में लेट मिडिल एज में यूज किया जाने लगा। आगे बढ़े हम, ये तो बस आप ओरिजिन कह लीजिए या मेन वर्ड जहां से चीजों को लिया गया है वहां से बात हुई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बढ़िया बढ़िया आपको एग्जाम्पल देते हैं, कुछ चीजें आपसे नोट भी करवाते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, कुछ चीजें आप लोग नोट करिए, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए सिनेक्डकी। और जो चीजें मैंने पहले बताई थी उसे उम्मीद है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखना शुरू करिए। डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। अब वो ग्रीक वर्ड आपने देख लिया है ना, बस। तो डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर, एफ फॉर। अब मीनिंग की बात हो रही, ग्रीक वर्ड से लिया गया है और किस चीज के लिए लिया गया है, रिसीविंग टुगेदर, रिसीविंग टुगेदर। ठीक है, डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर रिसीविंग टुगेदर, बस इतना लिखिए। अब उसके बाद लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिनेक्डकी कैन बी सीन, सिनेक्डकी कैन बी सीन एज ए स्पेशल केस, synecdoche can be seen as a special case of substitution, special case of the substitution of a subject, of a subject, ब्रैकेट में लिख लीजिए द टेनर,
with an image with an image ब्रैकेट में लिख लीजिए तो व्हीकल। बोलते जाइएगा, लिख लिया इतना कि और बोलो, रिपीट करूं। सिनेक्डकी कैन बी सीन एज ए स्पेशल केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब द टेनर, जिसके बारे में बात होती है, विद एन इमेज, जिसकी सहायता से बात होती है, द व्हीकल, which is not only congruent which is not only congruent। अब कॉन्ग्रुएंट की स्पेलिंग ना समझ में आए, मीनिंग ना समझ में आए तो कोई दिक्कत मत लेना, एक दूसरा वर्ड लिख रहे हैं हम। विच इज नॉट ओनली कॉन्ग्रुएंट और इंटीमेटली रिलेटेड, इंटीमेटली रिलेटेड, ये which is not only congruent or intimately related to it, but also inseparable from it। inseparable from it। नोट कर लिया इतना, किसी का कुछ छूटा तो नहीं है? नो सर। अच्छा, कुछ चीजें पुरानी बातें हैं, जैसे अगर मैं आपसे कुछ चीजें यहीं पे पूछूं, पहले तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप सभी लोग अगर पढ़े हों, जब आप लोग सर्वांगसम पढ़ते थे मैथ में, या फिर वो पढ़ते थे, एक और सिमिलरिटी नाम का चैप्टर था, तो उसमें क्या होता था कि जब कोई एक चीज के ऊपर कोई चीज इस तरह से आ जाए कि उसको ढक ले पूरी तरह से, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। यानी ठीक वैसा ही, जैसे आप अपने अगर फिंगर्स को, अपने पांचों फिंगर्स को एक साथ लीजिए, हथेली को, और उसके ऊपर दूसरी हथेली को रखिए, तो ये जो दूसरी हथेली आपने उसके ऊपर रख दी, तो ये जो पहली हथेली है दूसरी हथेली की क्या हो गई? बोलिए भाई, ये उसकी कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि एक जैसा कोई चीज हो। ठीक है, इंटीमेटली रिलेटेड यानी बहुत ही ज्यादा रिलेटेड हो जो है सब्जेक्ट इमेज से, और ये इस तरह से रिलेटेड हो कि उसको सेपरेट न किया जा सके। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूंगा कि सेपरेट की स्पेलिंग क्या होगी। बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसलिए कि आपके एग्जाम में आता है, इसकी स्पेलिंग को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। बताइए फास्ट। SEPARATE। बहुत सही। एक्चुअली सेपरेट जब हम बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है SEPE बोल रहे हैं हम, है ना, तो PERATE कर देंगे तो गलत हो जाएगा, SEPA है। इसी प्रकार से एक वर्ड है परसुएड, तो परसुएड में भी आई एम परसुइंग, तो वहां पे भी परसुइंग की भी स्पेलिंग लोग गलत करते हैं। ठीक है, परसुइंग की स्पेलिंग कौन बताएगा? सौरभ को छोड़ के, सौरभ रुक जाइए। बहुत छोटी चीज है, लेकिन साथ ही साथ आप लोग कैसे कुछ चीजों को और भी तैयार करते चलें, यहीं पे आ गया है तो पूछ ले रहा हूं। बोलो, कोई और बताएगा? PURSUING। हाँ, PURSU। ये देखो, मतलब जब आप बोलते हो ना, तो मतलब आप स्पेलिंग का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते अगर आपने पहले से आपको नहीं पता है तो, और आप गड़बड़ी करोगे ही 100%। 100 में से 90 लोग इसकी स्पेलिंग गलत करते हैं, क्योंकि वो स्पेलिंग रटे नहीं होते हैं या उनको मालूम नहीं होता है। तो आप परस्यू की स्पेलिंग करोगे तो एक जगह तो आप कहोगे ई लगा दूं मैं, लेकिन वास्तव में दोनों जगह यू है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई, सिनेक्डकी का बेसिक डेफिनेशन। और अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो सब्जेक्ट है उसको टेनर बोला गया है, ऑब्जेक्ट और जो इमेज है जिससे तुलना की जा रही है इसे व्हीकल बोला जा रहा है। ये बात तो अब सबको रट गई होगी ना कि इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन? ये टेनर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना एकदम अच्छे से?
जी सर। क्योंकि ये बार बार हमें यूज करना है और ये ध्यान रखना किसी को बताने का तरीका। और टेनर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फिर एक बार बोल दो सब लोग एक साथ। आइए रिचार्ज। आइए रिचर्ड, आइए इसको एकदम रिचार्ड। याद रखना। और सब्जेक्ट का मतलब वह चीज जिसकी तुलना की जा रही है, ठीक है। और इमेज का मतलब वह चीज जिससे तुलना की जा रही है, ठीक है, यानी जिसको यूज किया गया है उस चीज को बताने के लिए। जैसे हम कोई चीज बताना चाहते हैं तो वो हो गया सब्जेक्ट, उसी को बोलेंगे टेनर। लेकिन जब उसके प्लेस पे या उससे तुलनात्मक तरीके से कोई एक दूसरा इमेज खड़ा करेंगे इस चीज को समझाने के लिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, व्हीकल। यानी इस व्हीकल का हमने सहारा लिया, ठीक है, इसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो जब व्हीकल और आपका टेनर है उसके बीच में ऐसा संबंध हो जाए कि उस संबंध को आप अलग ही ना कर पाओ, अगर अलग कर दो तो फिर वो अस्तित्व ही उसका खत्म हो जाए, तो फिर वहां पे सिनेक्डकी होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब हम आपको तुरंत मिल्टन के पास लेके चलते हैं, पैराडाइज लॉस्ट। अब कुछ देखिए, हम हमारे लिए इतना अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको बुक वगैरह सब खोज के बताऊं। फिलहाल बहुत ज़्यादा लाइंस हैं तो समय नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा बिजी होने की वजह से, कि मैं ये देख लूं कि किस बुक का कहाँ की लाइन है। ये थोड़ा सा आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ पे विल यू, यहाँ ये का मतलब यू है, विल यू सबमिट योर नेक्स्ट and choose to bend, ठीक है, ये इसी की लाइन थी, द सपल नी। चलिए अब यहां पे बताइए क्या मिटोनमी है कि सिनेक्डकी है। अब तो सिनेक्डकी की हम बात ही नहीं, मिटोनमी की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिनेक्डकी ही है, लेकिन कहां पर है ये बताइए जल्दी से, फास्ट। अभी थोड़ी देर पहले आपने डेफिनेशन देखा है ना, तो अब हमें बताइए आप कि आपको यहाँ पे सिनेक्डकी कहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट में। बिल्कुल, विल यू सबमिट योर नेक्स्ट एंड चूज टू बेंड द सपल नी। तो ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे सैटन जो है अपने फॉलोअर से पूछ रहा है कि भाई क्या तुम लोग जो गॉड का कमांड है उसके सामने झुक जाओगे, हार मान लोगे। तो ये वास्तव में जो नेक वर्ड है ये क्या है, ये उसके जो भी फॉलोअर्स हैं उनकी बात कर रहा है। मतलब नेक का मतलब कि उनकी गर्दन, और उनकी गर्दन उनसे इनसेपरेबल है। तो ये कहीं ना कहीं इमेज के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि तुम लोग उनके सामने झुक जाओगे, बल्कि बोल रहा है कि तुम अपनी गर्दन क्या उनके सामने झुका लोगे और अपने घुटनों को झुका लोगे, क्या तुम ऐसा करोगे। तो ये यहाँ पे जो है नेक और नी, ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिनेक्डकी को, ठीक है, क्योंकि ये इनसेपरेबल पार्ट हैं जिससे भी कंपेयर किया जा रहा है। तो अब किससे कंपेयर किया जा रहा है, इनको फॉलोअर से किया जा रहा है जो सैटन के साथ ही फॉलोअर्स हैं, और ये उनके बॉडी पार्ट्स हैं जिनको अलग नहीं कर सकते आप उनसे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिनेक्डकी को, ठीक है। ये फॉलन एंजल्स हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, जो फॉलन एंजल्स हैं उनकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, तो ये लाइन आप याद कर लें, सिनेक्डकी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, साथ ही साथ है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया। अगर हमने ये कहा ऑल हैंड्स ऑन डेक, डेक आप समझते हैं जो शिप होती है, ठीक है, उसमें जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको डेक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑल हैंड्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनीवन। ये एक तरह से देखा जाए तो क्या है, बताओ भाई, ये टेनर है कि व्हीकल है, पहले तो ये बता दो। टेनर। गड़बड़ कर रही हैं आप। और व्हीकल है सर जी, व्हीकल। ये व्हीकल है। व्हीकल क्या होता है, इमेज होता है ना। अब ये वो मेन चीज नहीं है जो प्रेजेंट किया जा रहा है, इसके द्वारा किसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी
कोई और चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिसको प्रेजेंट करेंगे वही तो सब्जेक्ट होगा, वही टेनर होगा। और ये क्या होगा, ये व्हीकल होगा जिसके माध्यम से, इमेज है जिसके माध्यम से हम फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए आप लोग, बार बार मैं डीप जाके बता रहा हूं। अब बताइए, ऑल हैंड्स ऑन डेक, तो ऑल हैंड्स किसको रिप्रेजेंट, अगर डेक की बात है तो डेक जहाज से रिलेटेड है, पानी का जो जहाज होता है, शिप होता है, उससे रिलेटेड है। तो शिप पे किसकी बात हो रही है, ऑल हैंड्स का मतलब जो सेलर्स हैं उनकी बात हो रही है, जो शिप को चलाएंगे, जो उस पर काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल हैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलर्स को, सेलर्स वर्किंग ऑन द शिप। और ये क्या है, यही सब्जेक्ट है। तो जो सेलर्स हैं, सेलर्स वर्किंग ऑन द शिप, ये सब्जेक्ट हैं, या इसी को आप कह लीजिए ये टेनर। तो याद रखना है। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं अभी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आवाज आनी चाहिए। सर ये सब्जेक्ट बता रहे हैं आप, इसको टेनर बता रहे हैं, ऑल हैंड्स। फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं प्रेम जी? कह रहे हैं कि अभी इसको आप टेनर कर रहे हैं। किसको टेनर बोल रहा हूं मैं? ऑल हैंड्स टेनर है ना सर, सब्जेक्ट है। नहीं, अब फिर वही बात, देखिए प्रेम जी गड़बड़ी मत करिए। देखिए ऑल हैंड्स जो है ना, ये व्हीकल है, ठीक है, यानी इमेज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि इमेज क्या होता है, जिसके द्वारा हम कंपेयर करते हैं, जिसकी हेल्प से कोई बात कहने की कोशिश करते हैं। तो जिस बात को कहने की कोशिश करते हैं वो होता है सब्जेक्ट, और जिसके माध्यम से कहने की बात करते हैं वो होता है इमेज या व्हीकल। ठीक है, सर क्लियर है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अब यहाँ जो ऑल हैंड्स है, ये तो हम एक तरह से इसके माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि सेलर्स जो उस डेक पे काम करने वाले हैं, शिप पे काम करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, जो इनहेरेंट मीनिंग है वो है सेलर्स, ठीक है। और उसी को तो सब्जेक्ट को ही टेनर बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। व्हीकल क्या होगा, जिसके माध्यम से उस सब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये बात हुई, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर क्लियर। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं बता रहा हूं तो मैं कोई चीज गलती से कुछ कहना चाहता हूं लेकिन कुछ और बोल दूं, तो ऐसा हो सकता है। आप लोग वहां मुझे रिमाइंड कराएंगे, क्योंकि ऐसा कई बार मुझसे हुआ है कि मैं कह रहा हूं कुछ और बताना कुछ और चाहता हूं, लेकिन अभी मैं क्लियर हूं एकदम। तो वहां पे क्लियर कर लिया करिए आप। अच्छा, एक और चीज देखिए यहाँ पे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि टेक दाई फेस हैंस, टेक दाई फेस हैंस, बहुत अच्छे से क्लियर करिए। अब यहां बताइए, टेक दाई, दाई मतलब योर होता है, ये पहले जो है दाई यूज होता था, योर। तो अब टेक दाई फेस हैंस, यहां बताइए भाई ये फेस क्या है एवरीवन? सोल्जर। ठीक है, ये सोल्जर है, यानी जो भी, अगर हम मैकबेथ में बात करें सोल्जर। तो अगर जिसने मैकबेथ पढ़ा होगा तो ये समझ जाएगा कि मैकबेथ की बात है। मैकबेथ से कोई सोल्जर आके बता रहा है कि देखो भाई, जो आर्मी है ब्रिटिश वाली वो आ रही है, या जो भी सिचुएशन है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक पर्सन है जो मैकबेथ के लिए ये लोग काम करते हैं। तो ये इस तरह से अपना मुंह बना के आया है कि मैकबेथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये कहता है कि टेक दाई फेस हेंस, यानी तुम अपने फेस को यहां से लेके जाओ। तो फेस को लेके जाने का मतलब तुम यहां से चले जाओ। तो अब वास्तव में देखा जाए तो जो फेस है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एक तरह से उस पर्सन को जिसको मैकबेथ बोल रहा है। तो फेस यहाँ पे क्या है? फेस एक तरह से इमेज है, यानी व्हीकल है, ठीक है, जिसके माध्यम से चीज को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक्चुअल में हम किसकी बात कर रहे हैं? उस सोल्जर की बात कर रहे हैं जो वास्तव में मैकबेथ को न्यूज देने आया है। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सोल्जर, ठीक है, यानी इसी को हम बोलेंगे टेनर। प्रेम जी क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर क्लियर है। चलिए, बिल्कुल चीजें याद रखना है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक प्रॉपर नाउन को सुने होंगे कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया जाता है, ये वाला सुने होंगे। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऐसा आपने सुना होगा। जैसे यहां पे इंडियाज शेक्सपियर, इंडियाज शेक्सपियर
wrote in Sanskrit। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो इंडिया शेक्सपियर है, इसको आप एक्चुअल जो पर्सन है उसकी जगह यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया शेक्सपियर, ये वास्तव में है कौन इंडिया शेक्सपियर? एनीवन? कालिदास। ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत समझ गए। इसका मतलब कि ये जो है ये वास्तव में है क्या? क्या इसे आप क्या बोलोगे? ये टेनर है कि व्हीकल है? जल्दी से बताइए। इंडिया से व्हीकल। बिल्कुल, ये अच्छी तरह से याद रखना, ये क्या है? ये व्हीकल है। ठीक है, यानी इमेज है। और ये क्या है? जो चीज जिसको बताने की कोशिश कर रहे हैं आप, कालिदास, ये क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी टेनर। तो हो क्या रहा है कि आपको बोलना है कालिदास, ठीक है, लेकिन आप बोलना चाह रहे हैं इंडिया शेक्सपियर, आपने बोल दिया लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, एम्बेलिश करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, जो ये शेक्सपियर है, शेक्सपियर वास्तव में एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। किस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बता सकता है? राइटर को ज्यादा आप इस बात पे ध्यान देंगे कि ये ड्रामा को रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत अच्छी क्लास के ड्रामा को इन्होंने लिखा, हिस्टोरिकल ड्रामा, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेजेडी, कॉमेडी। तो अगर आप भारत में बात करें तो कालिदास उसी तरह का लेखनी के लिए माने जाते हैं। कालिदास ने खूब बढ़िया बढ़िया ड्रामाज लिखे हैं ना, नाटक लिखे हैं, मेघदूत और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अब जो है स्कंदगुप्त, तो इसलिए आपने क्या देखा कि जो शेक्सपियर है एक पूरी रेस को, जो ड्रामाटिस्ट है उसकी रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और शेक्सपियर से आपने तुलना किया है कालिदास को। तो जब कोई भी चीज एक पूरी रेस को, एक पूरी समझ लीजिए कि स्पेशल काइंड ऑफ जो है सिस्टम को रिप्रेजेंट करें, तो आप उससे भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट ना हो, इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम बता रहे हैं ताकि आप उस फार्मूलों को याद कर लें तो बहुत आसानी से चीजों को कर पाएं। तो एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, इस फार्मूले को आप ऐसे कर लिए जैसे वहां पे हमने बताया था। वहां का फार्मूला क्या था, किसी को याद है? वहां का फार्मूला जो हमने बताया था क्या था मेटोनोमी में? जल्दी बोलिए। पुरानी वाइस कैप। भूलते जा रहे हैं पुराना वाला आप लोग, वाइस कैप। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जो W है ना, वहां पे जैसे हम लोग देख रहे हैं ये 7 दिख रहा है, लेकिन जब कर रहे हैं तो 8 आ जा रहा था, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो W है ना यहाँ पे, ये W दो चीजों के लिए आया है। एक तो राइटर का नेम, राइटर के वर्क के लिए था, ठीक है, राइटर्स नेम फॉर राइटर्स वर्क, और यहाँ पे एक और इसी में आ जाएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है कि किसी प्लेस का नेम, ठीक है, उससे उसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो प्लेस नेम फॉर इट्स प्रोडक्शन, ये था। तो ये वाला पहले में 2 हो गया था, ठीक है, तो W में 2 हो गया, ये ध्यान रखना। इस तरह से ये टोटल अब 8 हो जाएंगे, अब सही रहेगा। तो जो पहला फर्स्ट 2 है वो W से रिलेट कर रहा है, क्योंकि जैसे राइटर का नेम उसके वर्क के लिए आ जा रहा है, इसी तरह प्लेस का नेम प्रोडक्शन के लिए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। और चूंकि अच्छा लगे इसलिए इसमें P घुसाया नहीं गया है, और इसलिए वाइस कैप है। तो ये बात पुराना वाला मैंने क्लियर यहाँ पे कर दिया है। अब आगे आते हैं यहाँ पे जो है सैपिंग। इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे एस फॉर, अभी बस इसको जल्दी जल्दी देखते हैं, फिर हम जब क्वेश्चन अभी करेंगे एग्जाम्पल तो और अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पे एस फॉर क्या है, स्पेसीज, स्पेसीज फॉर द जीनस, ठीक है। तो यानी आप ये बोलेंगे कि अ स्पेसिफिक थिंग फॉर मोर जनरल वन, ठीक है, तो ये यूज करेंगे हम। या इसी का उल्टा हो जाएगा कि अ जनरल थिंग फॉर मोर स्पेसिफिक वन, ठीक है, तो ये आपका वाइस वर्सा सब में रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो स्पेसीज फॉर द जेनस, ये नोट कर लें और सब जगह लिख लें वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। फिर आगे बढ़ते हैं, और दूसरा क्या है, ए। तो ए का मतलब है द एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट फॉर द कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट
फॉर द कॉन्क्रीट, यानी एब्स्ट्रैक्ट का प्रयोग कर रहे हैं हम कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट आप सभी लोग जानते हैं, यानी जिस चीज को आप छू ना सके, केवल फील कर सके, और कॉन्क्रीट का मतलब जिसको छू सके, ठीक है, वो होगा। नोट करते हुए चलें, फिर आगे बढ़ते हैं। और पी का मतलब है, पी का मतलब है पार्ट फॉर द होल, यही सबसे फेमस वाला है। लिखिए यहां पे द पार्ट फॉर द होल, पार्ट फॉर द होल, फॉर द होल, और ठीक उल्टा हो जाएगा, होल फॉर द पार्ट, होल फॉर द पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद से आई, आई का मतलब है इंडिविजुअल फॉर द क्लास, आई का मतलब है इंडिविजुअल फॉर द क्लास, इंडिविजुअल फॉर द क्लास, यानी एक पर्सन की बात करते हैं उस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां पे वो वाला बात आ जाएगा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे एम, और एम वाले में लिख लीजिए द मटेरियल फॉर द थिंग, द मटेरियल फॉर द थिंग मेड ऑफ इट, मेड ऑफ इट, द मटेरियल फॉर द थिंग मेड ऑफ इट। नोट कर लिया आप सभी ने? कहीं किसी का छूटा तो नहीं है? आगे बढ़े? यस सर। अब एक एक करते हैं। सबसे पहले आते हैं द स्पेसीज फॉर द जेनस, सबसे पहला वन वाला। ठीक है, यहां पे आप ये बोल रहे हैं, मतलब स्पेसीज फॉर द जेनस का मतलब ये हुआ, जेनस का मतलब उस पूरे ग्रुप की बात हो रही है जिस चीज को, स्पेसीज मतलब ये हुआ कि उसका कोई एक छोटा सा पार्ट या उससे रिलेटेड कोई चीज, उस चीज को जब यूज करें आप उस पूरी चीज को बताने के लिए, कैसे? अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने बोला टू अर्न वंस ब्रेड। अब यहां पे आप बताइए ब्रेड क्या है? ब्रेड एक तरह से देखा जाए तो उस चीज को, जो पूरी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका एक प्रकार का स्पेसीज है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ब्रेड की जगह और भी चीजें आ सकती थी, ठीक है। तो यहाँ जो ब्रेड है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बता सकता है? एनीवन? टू अर्न वंस काइंड ऑफ लिवलीहुड, बिल्कुल, लिवलीहुड या फिर फूड कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्रेड क्या है? उस पूरे पार्ट का जो है एक छोटा सा भाग है, ठीक है। तो ब्रेड से आप समझ गए कि अपने भोजन, अपने खर्च, इन सब चीजों को देखने के लिए, ठीक है, पेट पालने के लिए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? आपने कहा, ध्यान दीजिए, अगर जैसे अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले सौरभ ने कि मतलब पूरा लिवलीहुड की बात होगी, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली जाएं तो यहाँ फूड से मेन रिलेटेड है, क्योंकि भोजन, जितने भी लिवलीहुड की चीजें हैं उसमें भोजन सबसे ज्यादा नेसेसरी माना जाता है ना। तो यहाँ पे भोजन वाली चीज को रिप्रेजेंट करके जब इडियम के रूप में बोलते हैं तो लिवलीहुड के रूप में आता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो ये भोजन की बात हो रही है ब्रेड के माध्यम से। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहां पे देखिए सिल्वर एंड गोल्ड। आपने बोला सिल्वर एंड गोल्ड है बाय नन, ये पोइट्री की लाइन है कहीं की, है बाय नन। यहां बताइए, अब ये बोल रहा है सिल्वर एंड गोल्ड है बाय नन, इसका मतलब क्या हो सकता है सिल्वर एंड गोल्ड का?
यहाँ पे सर जी मतलब उसके पास ये पैसे वगैरह नहीं होंगे। हाँ, मनी की बात। तो अब वो किसी भी तरीके से कह सकता था, लेकिन इसने सिल्वर एंड गोल्ड बोला। तो सिल्वर एंड गोल्ड क्या है? जो मनी है, एक ग्रुप है, मनी समझ लीजिए, पूरा जीनस है, और उसको जो है सिल्वर एंड गोल्ड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे उसको उसने एक उसके स्पेसीज के माध्यम से, उसके एक छोटे रूप के माध्यम से बताने की कोशिश की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि नो, एक और पोइट्री की लाइन है, जल्दी से इसको कहते हैं, नो रैदर, रैदर, और क्या हो गया, नो रैदर आई एब्ज्योर ऑल रूप्स, ऑल रूप्स। अगर ये आप बोल रहे हैं, नो रैदर आई एब्ज्योर ऑल रूप्स, ठीक है। तो यहां पे रूफ का मतलब क्या होगा? एनीवन, यानी शेल्टर होगा, ठीक है। अब ये रूफ एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, शेल्टर का, ठीक है। तो ये आपने देखा द स्पेसीज फॉर द जेनस, ठीक है। ये आपको समझने की कोशिश करनी है कि किसी बड़े से चीज का ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है और कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है ना। अब आगे बढ़ते हैं और इसका उल्टा भी देखते हैं, क्या कुछ और भी एग्जाम्पल उल्टे में इसका है, वाइस वर्सा जब हम बोलते हैं तो। जैसे आपने बोला कि ही इज अ पुअर क्रिएचर, ये आपने सुना होगा, ही इज अ पुअर क्रिएचर। ये बताइए आप। तो क्रिएचर तो मतलब बहुत बड़ा हो गया ना, ठीक है। क्रिएचर में सब कुछ आ गया, लेकिन यहां पे क्या है क्रिएचर का मतलब? माइंड, माइंड, मैन। तो अब समझ में आ गया। यानी अब की बार इसने क्या किया कि पूरे जेनस को यूज कर दिया है एक छोटी सी चीज, एक उसके स्पेसीज को बताने के लिए, ठीक है। तो मैन क्या है भाई? क्रिएचर के डिफरेंट टाइप्स हैं, एनिमल हैं, इंसेक्ट्स हैं, सब हो गए, लेकिन यहां पे सिर्फ मैन की बात हो रही है, और आप समझ भी गए, ठीक है। इसी प्रकार से बस ठीक, अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा और भी हमें कंप्लीट करना है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप पे चलते हैं। क्लियर है? इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं है? बाकी जो है और हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखते रहेंगे। दूसरे टाइप पे आते हैं, और जो दूसरा है वो क्या है? द एब्स्ट्रैक्ट फॉर द कॉन्क्रीट। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर द कॉन्क्रीट में देखेंगे दूसरा, द एब्स्ट्रैक्ट फॉर द कॉन्क्रीट। एग्जाम्पल कोई आप लोग को माइंड में आ रहा हो तो बताएं, एनीवन। ये वाला थोड़ा सा पॉपुलर है, एनीवन। अगर कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा हो, एक बहुत ही फेमस लाइन बोल रहे हैं, लेट नॉट एम्बिशन, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल ट्रायल, ठीक है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल ट्रायल। ट्रायल मतलब आप सभी को पता, हार्ड वर्क, ठीक है। तो फिलहाल अब यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच कहाँ लग रहा है? एम्बिशन में सर जी, महत्वाकांक्षी लोग। बहुत सही, बहुत सही। तो एम्बिशन का मतलब हुआ एम्बिशियस पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एम्बिशियस पीपल, AMBITIOUS, एम्बिशियस मैन। तो ये समझ में आ रहा है कि किस तरह एब्स्ट्रैक्ट है, एम्बिशन एब्स्ट्रैक्ट है, उससे बन गया कॉन्क्रीट, यानी एम्बिशियस मैन, एम्बिशियस पीपल। तो लेट नॉट एम्बिशियस पीपल मार्क देयर यूजफुल टॉयल, यानी जो जनरल लोग हैं उनकी बात कर रहा है यहाँ पे ग्रे। ये पोयम का नाम बता सकते हैं किस पोयम का है? थॉमस ग्रे फ्रॉम एलिजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड। हाँ बिल्कुल, बहुत ही फेमस एलजी है, ये याद रखना है, उससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल ट्रायल लिख लें, थॉमस ग्रे का, एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का है ये। अच्छा, एक और मैं पूछ रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि आई एम आउट ऑफ ह्यूमैनिटीज
ह्यूमैनिटीज रीच, आई एम आउट ऑफ ह्यूमैनिटीज रीच। ठीक है, कहीं कोई अनक्लियर होगा तो बता देना आप लोग। तो अब आप बताओ यहाँ पे कहाँ पे है आई एम आउट ऑफ ह्यूमैनिटीज रीच, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कहाँ है? ह्यूमैनिटीज में सर जी। ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होगा? एनीवन, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन काइंड। ठीक है, यानी जितने भी ह्यूमन काइंड है या ह्यूमन बीइंग है वो मुझे चाहे जितना खोज लें, अब मैं वहां से बहुत दूर हूँ, मुझे नहीं पा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, जो एब्स्ट्रैक्ट था उसको कॉन्क्रीट बना दिया गया। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, सर आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल वाइस वर्सा में ले लेते हैं जल्दी से। वाइस वर्सा में एग्जाम्पल ले रहा हूं, बताना है आपको। जैसे हम अगर ये बोलें, देखिए एक लाइन है, द स्लीपिंग मदर अवोक इन हर। ठीक है, एट द साइट ऑफ द डेड चाइल्ड। बताइए क्या होगा? द स्लीपिंग मदर अवोक इन हर एट द साइट ऑफ द डेड चाइल्ड। ठीक है, तो यहां पे बता सकते हैं आप लोग कि कहां पे फिगर ऑफ स्पीच है? थोड़ा फास्ट कोशिश करना है जी। स्लीपिंग मदर मीन्स डेड ना। ये पूछ रहा है, बोल रहा है द स्लीपिंग मदर अवोक इन हर, जैसे कोई महिला है तो वो उसके अंदर जो मदर है, ठीक है, वो जग गई। ठीक है, वो मदर की फीलिंग अभी तक सो रही थी। ठीक है, लेकिन वो अभी तक सपोज करिए कि बच्चे के प्रति उसका प्रेम नहीं था या जो भी चीजें थी, वो अचानक जग गई। कब जगी? जब उसने उस बच्चे का मरा हुआ, ठीक है, चेहरा देखा या उस बच्चे को मरे हुए देखा। तो यहाँ स्लीपिंग मदर का मतलब है मदरहुड। ठीक है, मदरली फीलिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना। अक्सर ये कहा जाता है कि मतलब इस तरह बहुत से एग्जाम्पल आते हैं, द फादर इन हिम टोल्ड हिम टू डू दिस। ठीक है, तो फादर इन हिम का मतलब क्या हुआ? यानी फादरली फीलिंग, जो फादर वाली फीलिंग है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है, ये बात सभी को? सर अच्छा, एक और पूछ रहा हूं, ऐसे ही बिना लिखे बोल रहा हूं। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ द टाइगर एंड द एप इन द कैरेक्टर ऑफ अ फ्रेंच मैन। ठीक है, एक फ्रेंच मैन है, उसके कैरेक्टर में आप मिक्सचर देखोगे, क्या? द टाइगर एंड द एप का। बताइए यहाँ पे क्या मतलब होगा? ये टाइगर की सुटनेस है और ऐप की जो वो क्या नाम कनिंग जो होती है उसको मिक्सचर तो किया यानी है। आप क्या बोलोगे? एनिमल इंस्टिंक्ट। ठीक है, यानी ये जो है जी सर। नाम लिया है किसी कंक्रीट का, लेकिन उसके द्वारा उसकी चीज जो क्वालिटीज है उसके बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर है इसका मतलब? ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन के अंदर जो है टाइगर भी आ जाएगा और एक बंदर भी आ जाएगा, तो उसकी जो क्वालिटीज है, उसकी जो फीलिंग है, वो चीजें आएंगी। क्लियर है? तो कंक्रीट को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए ये भी चीज यूज किया गया है। तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है द पार्ट फॉर द होल। द पार्ट फॉर द होल। ठीक है, अब इसका वाइस वर्सा भी देखेंगे। अगर आपने ये बोला कि ऑल हैंड्स और ऑन स्ट्राइक, अब बताइए क्या समझ में आ रहा है? जितने भी हाथ हैं वो सब स्ट्राइक पे। स्ट्राइक आप लोग समझते हैं, जब विरोध करना होता है कारखानों में, पहले स्ट्राइक बहुत होती थी, जब हम काम करना बंद कर देते हैं विरोध में, तो उसी को बोलते हैं स्ट्राइक करना। तो ये जो स्ट्राइक है वो ऑल हैंड्स आर ऑन स्ट्राइक, इसका मतलब क्या हुआ?
आल पर्सन, Workers. वर्कर लेबर, वर्किंग बिल्कुल बिल्कुल वर्किंग पर्सन। जो वर्किंग पर्सन हैं उनकी बात हो रही है, यानी वर्कर्स की बात हो रही है। तो अगर आप देखें तो मतलब वर्कर्स हैं उनके हाथों को सिर्फ बताया गया है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पार्ट है वो होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्कर्स को, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपने कहा कि 3 summers I have lived there, यानी 3 समर्स मैंने बिता लिए वहां पे। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा, समर्स का मतलब? 3 years. बहुत सही, 3 years। तो यहाँ पे क्या है, समर जो है एक ईयर में वो पड़ता है, एक पर्टिकुलर पार्ट, कुछ महीने पड़ते हैं, लेकिन वो जो है पूरे ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि एक ईयर में एक ही बार समर आएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए पार्ट किस तरह होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया होगा सभी को। एक और बता रहा हूं जो कि बहुत फेमस है, एक और बता रहा हूं, यहां देखिए, बताइए। अगर आपने बोला कि एन ओल्ड मैन ऑफ 80 विंटर्स, 80 विंटर्स, इसका मतलब क्या होगा? एक बूढ़ा 80 आदमी। years. हाँ, तो यहाँ हाँ बिल्कुल, तो यहाँ जो विंटर्स है ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या, ठीक है। हमने कहते नहीं, हमने 30 बसंत देख लिए, हमने 80 बसंत देख लिए, 70 बसंत देख लिए, यानी 70 साल हो गए मेरे, ठीक है। तो ये है, तो पार्ट किस तरह होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस यस सर। आवाज बोलते रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं होल कैसे पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। कोई है आप लोग के पास एग्जांपल जहां होल पार्ट को रिप्रेजेंट करे? India won the match. वाह वाह, क्या बात है, द होल फॉर द पार्ट। अगर आपने कहा कि इंडिया ओन द मैच, अब यहां आप बताइए क्या पूरे इंडिया ने मैच को जीता? नहीं, जो इंडियन टीम है, यानी इंडियन टीम है, लेकिन इसको इंडियन, और वो भी इंडियन में क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। भाई जीता तो इंडियन क्रिकेट टीम ने मेहनत करके, जो 11 प्लेयर हैं उन्होंने जिताया है, लेकिन क्या बोला गया? इंडिया वन द मैच, ओन द मैच। तो यानी इसका मतलब कि यहाँ पे पूरे इंडिया, जो कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, ठीक है, तो उसको दिखा रहा है सिर्फ 11 लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, होल हैज बीन यूज फॉर द पार्ट, ठीक है। ये चीज है, क्लियर है सभी को इतनी बात? इंडिया ओन द मैच। इसी तरह और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर हमने कहा, एक और यहां पे एग्जाम्पल आया है, द फॉलिंग ईयर, द फॉलिंग ईयर। तो वास्तव में यहाँ पे जो फॉलिंग है ये ईयर का वो पार्ट है, ईयर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, द फॉलिंग ईयर। फॉलिंग बस एक एडजेक्टिव लगा के उस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे ईयर जो है वो ऑटम सीजन को दिखा रहा है, ठीक है, ऑटम को। तो यहाँ पे होल को यूज किया गया है पार्ट को बताने के लिए, ठीक है। तो ये है, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। और एक बात ध्यान रखिए कि ये जो हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं यही फेमस एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो आप अगर केवल इतने एग्जाम्पल्स को ही मन लगा के पढ़ने तैयार कर लें तो आप दूसरों से अलग खड़े नजर आएंगे। और थोड़ी सी तो मुझे लग रहा है कुछ लोग को दिक्कत जरूर हो रही होगी, क्योंकि इस तरह इतना डीप में आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा नहीं था और आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन अब दिक्कत आ रही है तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए इसी बहाने। अब आते हैं नेक्स्ट, इंडिविजुअल फॉर द क्लास। किसी एक इंडिविजुअल का यूज हम करें उस पूरी क्लास को, उस पूरी जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो है, जैसे एक एग्जाम्पल है, शायद ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, ठीक है, इसको देख लेना। अ डैनियल कम
टू जजमेंट। ये और डैनियल कम टू जजमेंट, अब कोई बता सकता है यहाँ पे कि क्या मीनिंग है? एनीवन? डैनियल कम टू, यहाँ कम्स होना चाहिए ग्रामर के हिसाब से, लेकिन ये कहीं की लाइन है, संभवतः मर्चेंट ऑफ वेनिस की, आप लोग सर्च करके मुझे बाद में बताएंगे। ये स्पेशली उस समय का सीन है जब आप देखते हैं पोर्सिया जो है जाती है, ठीक है, जो है एक वकील के कपड़ों में, ठीक है, तो वहाँ पे जो है उसको देख के, ठीक है, सब लोग जो कुछ लोग बहुत उसके पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं और वो कहते हैं कि डैनियल कम टू जजमेंट। तो एक्चुअली जो यहाँ पे डैनियल है ये बहुत ही फेमस रेफरेंस है, ठीक है, ये कहीं आया हुआ है और ये इसलिए माने जाते हैं कि ये बहुत बड़े जज हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से न्याय करते हैं, बहुत ही वाइज पर्सन है, ठीक है, और इम्पार्शियल जज के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कोई एक पर्सन जो है ना वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों से, कि हम उस तरह की जब कोई भी चीज़ होती है, कोई पर्सन उस तरह का बिहेव करता है तो हम उसको उसी के नाम से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पार्शियल जज, ठीक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक वाइज पर्सन या इम्पार्शियल जज के रूप में जो है इसको रिप्रेजेंट करने, यानी पूरी जो क्लास है जो कि इम्पार्शियल जज की क्लास होती है, जो अच्छा निर्णय देते हैं, उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? एक पर्सन के द्वारा। तो इंडिविजुअल जो है उस तरह के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल थे मेरे माइंड में, अभी याद नहीं आ रहा है, और भी कुछ यहाँ देख लेते हैं फिलहाल अभी जो यहाँ मेरे पास है, ठीक है। जैसे आपने बोला एक और एग्जाम्पल, द डेज ऑफ गांधी, द डेज ऑफ गांधी आर नो मोर, गांधी के दिन अब नहीं रहे। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे डेज ऑफ गांधी आर नो मोर, इसका मतलब क्या समझ में आया? कोई एनीवन बता सकता है? गांधी जी किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गांधी जी एक तरह से बहुत अच्छे पर्सन थे, नोबल पर्सन थे, ठीक है, हमेशा लोगों का भला चाहते थे। तो ऐसे पर्सन का अब दिन नहीं रहा, तो यहाँ पे गांधी का मतलब क्या हो गया? ये पूरा जो है नोबल पर्सन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, नोबल मैन को, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरा जो नोबल मैन है उनकी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने गांधी का रेफरेंस दिया। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बहुत खराब तरीके से बिहेव करता है, तो हम कहते हैं कि तुम तो पूरे रावण हो गए हो, ठीक है। तो अब रावण यहाँ पे क्या रेफरेंस है? रावण का मतलब ये हुआ कि अब ये जो रावण है ये पूरे उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पूरे क्लास के लोगों को जो कि बुरे लोग होते हैं, ठीक है। तो अब कोई एक पर्सन अपने किसी फील्ड में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि हम उसके द्वारा जो है उस पूरी जाति को, उस तरह के लोग जो हैं या उस तरह की क्वालिटी रखने वाले लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इंडिविजुअल फॉर द क्लास। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? अगर एक और आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर हमने बोला कि ही इज अ साइलाक, ही इज अ साइलाक, अब यहां कोई बता सकता है कि यहां साइलाक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रुएलिटी को। क्रुएलिटी अपनी जगह है, लेकिन अगर साइलाक, जू भी नहीं, उससे ज्यादा मनी लेंडर, ठीक है। हालांकि आप डिफरेंट रेफरेंसेस जो भी हैं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब चूंकि कभी कभी जो चीज कम इंपॉर्टेंट होगी तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी, लेकिन ठीक है। यहाँ पे आप सभी ने जू बोला, जू भी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपने क्या बोला? क्रूएल पर्सन, ठीक है। तो ठीक है, ये सब हो सकते हैं, लेकिन मनी लेंडर जो है यहाँ पे एक और ये भी एक एग्जाम्पल है। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं उस रेफरेंस में आ रही हैं, तो ठीक है। लेकिन आपके सामने जब भी एग्जाम में आएगा तो आप देख के तुरंत समझ जाएंगे सिचुएशन को। वहां पे आपसे पूछेगा नहीं कि बताओ ये मनी लेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रुएलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां सेंटेंस लिखा, आपको बताना है कि भैया ये क्या है। तो अगर आपने नियम को पढ़ा है और जानते हैं तो आप तुरंत वहां पे अंदाजा लगा लेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को। एक यहाँ पे और महत्वपूर्ण बात समझना है कि जब भी इस तरह से प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं, अगर आप वास्तव में देखें तो ये प्रॉपर नाउन है, डैनियल, यहाँ पे गांधी, यहाँ पे साइलाक,
ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन का यूज हम इस तरह करें कि वो कॉमन नाउन बन जाए। अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉपर क्या है? एक कॉमन नाउन की तरह बन गया है, यूज किया गया। ठीक है, तो जब प्रॉपर को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच आता है अलग से, और उसको हम बोलते हैं एंटोनोमासिया। तो इसको आप लोग याद कर लें, नोट कर लें। तो ये जो इंडिविजुअल फॉर द क्लास है, इसको एंटोनोमासिया भी बोला जाता है। तो यहीं पे नोट कर लें कि इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और वहां पे सिनेक डकी नहीं दिया है, तो ये दिया रहेगा। स्पेलिंग है ANTONOMASIA, एंटोनोमासिया। ठीक है, ये कब आता है? जब प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ, ये बात सभी को क्लियर है? कॉमन नाउन है कि नहीं है? कॉमन नाउन है, क्योंकि ये इम्पार्शियल जज, जब एक चीज जो है कई चीजों को रिप्रेजेंट करने लगे, तो इंडिविजुअल जो है ये इम्पार्शियल जज जो है, जितने भी लोग इस तरह का बिहेव कर रहे हैं हम सबको डैनियल बोल रहे हैं। तो ये जो है एक तरह से प्रॉपर नाउन नहीं है। डैनियल वास्तव में नहीं आया है, वास्तव में देखा जाए तो इम्पार्शियल जज के क्लास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कॉमन नाउन की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, अब सबसे लास्ट में द मटेरियल फॉर द थिंग मेड ऑफ इट। द मटेरियल फॉर द थिंग मेड ऑफ इट। इसमें क्या होगा? अगर आप लोग एक तो पहले एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। ठीक है, द मटेरियल फॉर द थिंग मेड ऑफ इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बोला कि द प्रिजनर वाज बाउंड इन आयरन्स, प्रिजनर को आयरन में बांधा गया था। तो अब बताओ, आयरन में बांधा जाएगा? यानी इसका मतलब कि एक मटेरियल का यूज किया गया है किसके लिए? जो उससे बनी हुई चीज है। तो आयरन से बनी हुई चीज यहां बताइए क्या यूज की गई होगी प्रिजनर के लिए? Chains. तो यानी यहाँ चेन्स के लिए आया है आयरन्स। तो ये भी कभी कभी ऐसे आ जाता है, द प्रिजनर वाज बाउंड इन आयरन्स, यानी ये चेन की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपने बोला कि ही इज ड्रेस्ड इन लिनेन, ही इज ड्रेस्ड इन लिनेन, यानी वह लिनेन में ड्रेस्ड है। इसका मतलब कि उसने लिनेन का कोई कपड़ा पहना हुआ है। ठीक है, लिनेन का कोई कपड़ा है, क्लोथ है, उसको पहना हुआ है, शर्ट पैंट जो भी हो। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे एक एग्जाम्पल पे। शेक्सपियर का एक सोनेट है, उसके एग्जाम्पल पे आते हैं। यहां पे लिखा है सिंस ब्रास नॉर स्टोन, लाइन किसी को याद है? सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ, ये फिल इन द ब्लैंक आ सकता है आपके एग्जाम में। हाँ, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। लाइन नॉर बाउंडलेस सी, बाउंडलेस सी। ठीक है, ये तो पहली लाइन हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद से अब इसके बाद की लाइन में बस ऐसे बोल दे रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको जो बताना है वो हमारा यहीं से काम हो जाएगा। बट सैड मोरालिटी ओवर स्वेज देयर पावर, बट सैड मोरालिटी ओवर स्वेज देयर पावर। तो यहां पहली लाइन पे ही देखते हैं, सिंस ब्रास नार स्टोन नार अर्थ, ठीक है, नॉर बाउंडलेस सी। यहां पे आप बता सकते हैं कि यहां पे ब्रास और स्टोन और क्या क्या चीजें आई हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो यहां पे जो आपको ब्रास और स्टोन दिख रहा है, वास्तव में ये ब्रास स्टोन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे डिफरेंट स्कल्पचर की बात हो रही है या स्टेचूज की बात हो रही है, जो कि किससे बने हुए हैं? ब्रास या स्टोन से बने हुए हैं। तो वास्तव में ये क्या है? ये स्कल्पचर को दिखा रहा है, स्कल्पचर्स को या फिर स्टेचू को। ठीक है, जो कि किससे बने हुए हैं? मेड ऑफ
ब्रास एंड स्टोन, ये बात हो रही है। तो आपने देखा कि मटेरियल का यूज किया जा रहा है कि कोई भी चीज इस दुनिया में स्थायी नहीं है टाइम के आगे। तो ये आपका पूरा जो है सिनेक्डकी के मैंने पूरे एग्जाम्पल देने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। और दूसरी बात ये कि थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो चीज़ों को एक बार जब दोबारा रीड करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ही वीडियो शेयर की जाएगी आपको इसको फिर से देखना है, चीज़ों को समझना है। नोट्स आपने बना लिया है, अब बस आपको बस समझना है दोबारा सुन के, ठीक है। तो अब हमारे पास मेरे ख्याल से अब समय नहीं होगा आप सभी के पास। और हालांकि मेरे माइंड में पहले से था कि आज मैं ट्रांसफर्ड एपिथेट को बता दूं। तो अगर आप सभी के पास 5 मिनट, हालांकि 9 लोग बचे, 1 लोग जा चुके हैं, तो अगर आप सभी के पास 5 या 10 मिनट हो तो करें, नहीं तो फिर अगली क्लास में देखेंगे। ट्रांसफर्ड एपिथेट और जो है अल्यूशन हमें बताना है, चलो कल की क्लास में देखेंगे, है ना। सिनेक्डकी को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। और आपको ये पूरे जो फार्मूले हैं ये याद कर लेने। मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा और साथ ही साथ आपसे एग्जाम्पल भी पूछता रहूंगा। तो अगर आपने याद किए हैं तभी आप बता पाएंगे। तो प्लीज आप लोग, ये ऐसी चीज है ना कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो चीजें भूलेंगी, बहुत ज्यादा भूलेंगी। तो अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग अभी जम के मेहनत कर लें और इसके बाद से चीजें जो हैं इजी होती जाएंगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। विल मीट अगेन टुमारो।